नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरा भाग 1 से कहानी दोपहर का भोजन। कहानी प्रारंभ करने से पहले आइए मैं आपको इस कहानी के पात्रों से परिचित करवाती हूँ। इस कहानी में मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। सबसे पहला पात्र जो है वह है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी इस पाठ की जीवंत पात्र है। मुंशी जी का पूरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। रामचंद्र यह सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है। मोहन मझला बेटा है और प्रमोद इनका सबसे छोटा बेटा है। आइए अब हम संक्षिप्त रूप से कहानी को जानते हैं। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। परिवार की मुखिया मुंशी जी को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भरपेट भोजन भी सबको नसीब नहीं होता। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट व चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है और यही इस कहानी का मुख्य जो है केंद्र है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये पात्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामचंद्र की उम्र 21 वर्ष है। वह एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में बिना पैसे लिए शौकिया तौर पर प्रूफ रीडरी का काम सीखता है। रामचंद्र ने इंटर की परीक्षा पास की हुई है। खाना खाते समय वह अपने भाइयों के बारे में पूछता है और सिद्धेश्वरी, प्रमोद और मोहन दोनों के बारे में मन प्रसन्न करने वाली झूठी बातें बताती है। जो बातें वास्तव में उन्होंने नहीं कही वो बातें भी रामचंद्र को बताती है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला बेटा है और इसकी उम्र 18 वर्ष है। चेहरे पर चेचक के दाग हैं और उम्र से अधिक गंभीर व उदास रहता है। माँ को अजीब ढंग से उत्तर देता है और इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। संगति भी इसकी अच्छी नहीं है। प्रमोद सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा बेटा है। इसकी उम्र 6 वर्ष है और यह कुपोषण का शिकार है और यह बीमारी की वजह से स्वभाव से जिद्दी भी हो गया है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्य कैसी मानसिक विवस्था से गुजर रहे हैं। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी सभी एक एक करके दोपहर के समय भोजन करने के लिए आते हैं और सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना करके आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी यहाँ पर दोहरी मनाह स्थिति से गुजर रही है। एक ओर सभी से भोजन लेने का आग्रह करती है तो दूसरी ओर मन ही मन इस बात से डरती है कि कोई सदस्य उसके इस आग्रह को स्वीकार ना कर ले। क्यों डरती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई एक व्यक्ति और खाना मांग लेगा तो अन्य सदस्य का हिस्सा कम हो जाएगा, उसके लिए भोजन अपर्याप्त हो जाएगा। सिद्धेश्वरी की व्यवस्था तब चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है जब वह एक जली रोटी थाली में लेकर बैठती है और उसे प्रमोद को याद आते ही 2 टुकड़ों में विभाजित कर लेती है और वह 1 लोटा पानी पीकर अपनी आँखों से व्यवस्था के आंसू गिराती है और यहाँ पर सिद्धेश्वरी की व्यवस्था देखते ही बनती है। जब मुंशी जी घर पर आते हैं तो खाना खाते समय सिद्धेश्वरी मुंशी जी से बड़ी ही असंबद्ध सी बातें करती है। असंबद्ध बातें जिनका कि वर्तमान परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है।
जैसे मुंशी जी खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय यही होता है कि सभी लोग खाने के बारे में पूछते हैं, खाना कैसा बना है, क्या लेना है, आदि आदि। लेकिन सिद्धेश्वरी भोजन के दौरान मुंशी जी से ऐसी बातें करती है जैसे बारिश आजकल नहीं हो रही है, आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फूफा जी की बीमारी की बातें करती है, किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई है तो उसके बारे में पूछती है। और यह सभी बातें उसके मन की व्यथा और जीवन के अभाव को दर्शाती हैं। यह बातें करके शायद वह मूल विषय गरीबी और अभाव से बचना चाहती है और परिवार को भी इन बातों से बचाना चाहती है। हमने देखा कि इस कहानी में सिद्धेश्वरी ने कई बार अपने बच्चों से, अपने पति से उनके बारे में प्रशंसा की है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है, और मुंशी जी से वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। इस प्रकार से सिद्धेश्वरी ने अनेक स्थानों पर झूठ बोले हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी हैं। ये 100 सत्यों पर भारी क्यों हैं? क्योंकि सिद्धेश्वरी घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभावों का एहसास नहीं होने देना चाहती। घर के सदस्यों के विषय में एक दूसरे के बारे में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त, संघर्षपूर्ण वातावरण में एकजुटता व खुशहाल रखने की कोशिश करती है। इसलिए झूठ बोलती है जिससे एक दूसरे के प्रति सम्मान, निकटता, स्नेह बना रहे। उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। वह झूठ जो कल्याण के काम आए 100 सत्यों से भी भारी होता है। और हम यह कह सकते हैं कि सिद्धेश्वरी के जो झूठ हैं उसके परिवार को एकजुट रखने में सक्षम हुए हैं। अब इस कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन रखा गया है, तो हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या इसका कोई दूसरा भी शीर्षक हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, सिद्धेश्वरी भी इसका शीर्षक हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से दोपहर का जो भोजन शीर्षक है वो पूर्णतः सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि इस कहानी का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के समय घटित होता है और कहानी की मूल संवेदना को भी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। मध्यम वर्गीय परिवार की ये पूरी कहानी दोपहर के भोजन पर केंद्रित होने के कारण यह शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पूरे पाठ में सिद्धेश्वरी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर हमारे बीच आई हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, आदर्श भारतीय नारी। एक आदर्श भारतीय नारी में क्या क्या गुण होने चाहिए, आदर्श पत्नी में, आदर्श माँ में, वो सब कुछ हमें सिद्धेश्वरी के चरित्र में नज़र आते हैं। धैर्यशीलता, परिवार की स्थिति खराब है, गरीबी है, फिर भी सिद्धेश्वरी धैर्य को बनाए रखती है, अपने धैर्य को नहीं खोती है। ममतामयी माँ, अपने बच्चों को सिद्धेश्वरी अत्यधिक स्नेह करती है, उनको आपस में जोड़े रखने का प्रयत्न करती है और इससे उसकी ममतामय माँ होने का प्रमाण मिलता है। त्यागमयी माँ, वह अपने भूख पर नियंत्रण रखकर अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए रोटी तक छोड़ देती है, अपनी भूख पर नियंत्रण रखती है। इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है। संघर्षशील प्रवृत्ति, इस पूरी कहानी में सिद्धेश्वरी संघर्षशील है, वर्तमान परिस्थितियों से संघर्ष कर रही है। परिवार को जोड़ने वाली सिद्धेश्वरी पिता व बच्चों तथा भाई भाई के बीच स्नेह व निकटता का संबंध स्थापित करवाना चाहती है और इस प्रकार से वह पूरे परिवार को
जोड़े रखने की कोशिश करती है। आइए अब हम इस पाठ के प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? जैसा कि अभी मैंने बताया कि वह परिवार के सदस्यों को जोड़े रखना चाहती है, इसलिए वह एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बारे में झूठी प्रशंसा करती है। यही बात रामचंद्र के और मोहन के बीच भी उसने कही। दूसरा प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इस संबंध में आपको अपने विचार लिखने हैं और मेरे ख्याल से तो वह इस प्रकार से एक सदस्य के विषय में दूसरे सदस्य से झूठ बोल करके उनको आपस में जोड़ने में सफल रही है। कम से कम उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सफल जरूर हुई है। आपके अनुसार अगला प्रश्न है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? यह भी बताया ही है मैंने कि अगर परिवार की भलाई के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वह झूठ सत्य से भी भारी होता है। लेकिन बच्चों, इसमें आपको हमेशा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना होता है कि किसको झूठ बोल करके बचाना है और किसको नहीं बचाना है, कौन सही है और कौन गलत है। और इस प्रकार से आपका ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।